तो ये चैप्टर नंबर 18 है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट हमने पहले पढ़ा, आज हम पढ़ते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। सो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का डिफिनीशन क्या है? वो ये कि ये ऐसे फॉल्ट्स होते हैं कि इसमें जो राइज ऑफ द करंट होते हैं वो हर एक वायर में, हर एक फेज में एक जैसा नहीं होता, और साथ में इनकी जो डिस्प्लेसमेंट एंगल होते हैं वो भी एक जैसे ही नहीं होते। यानी वो जो पहला सिमेट्रिकल फॉल्ट था, इसमें इस तरह था कि राइज इन करंट होता था, वो भी आपके साथ एक्सक्यूज मी सर। सेम था, और हर एक फेज में, और इसके दरमियान एंगल भी सेम था। एग्जाम्पल हर के दरमियान 120 का डिग्री था। इधर आपके साथ ये नहीं होनी चाहिए। So those fault and the power system which gives rise to unsymmetrical fault current, जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट प्रोड्यूस करे। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब है कि हर एक में जो इंक्रीज होगा वो भी सेम नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? अनइक्वल फॉल्ट करंट इन द लाइन विद अनइक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो राइज होगा करंट हर एक फेज में भी अलग होगा, और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हर एक में अलग होगा। इस तरह नहीं होगी कि हर एक में एंगल में 120 का फर्क होगा। ऊपर एक का 30 हो सकता है, एक का 90 और एक का 120 भी हो सकती है। तो ये वाली फॉल्ट वो फॉल्ट जिसमें करंट हर एक फेज में भी चेंज हो, और साथ साथ हर एक का डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो, इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। So those fault on the power system which gives rise to the unsymmetrical fault current such that unequal fault current in the lines with unequal phase displacement are known as unsymmetrical fault. And the occurrence of unsymmetrical fault, the current in three lines become unequal, and so its phase displacement among them. So इसके कहने का मतलब है कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट वही होते हैं जो करंट की मैग्नीट्यूड में जो इंक्रीज आते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है ये अनइक्वल होंगे। इट मे बी नोटेड दैट द टर्म अनसिमेट्री applies only to the fault itself and the resulting line current. जो करंट है, करंट हमारे साथ तो यूनिक है, और इसके एंगल्स भी यूनिक है, तो इसी वजह से हम इसको अनसिमेट्रिकल कह सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल के फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल फॉल्ट का एग्जांपल क्या था कि तीनों रेड वाई बी आर वाई बी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, या इसके साथ जो ग्राउंड है वो भी कनेक्ट हो जाए, तो ये हमारे साथ क्या था? सिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल में कि हमारे साथ एक फेस और एक ग्राउंड एक दूसरे के साथ टच हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट आ गया। अभी इन दोनों में शॉर्ट सर्किट ही नहीं है, जस्ट इसमें इंक्रीज करंट में इंक्रीज भी होगा, और शायद एंगल भी चेंज होगा इन दोनों से। सो दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। बात आप ऐसा समझे कि जब ये दो वायर एक दूसरे के साथ टच हो जाए, येलो और ब्लू, ये एक दूसरे के साथ टच हो जाए, तो इसका मतलब है कि इधर आपके साथ शॉर्ट सर्किट है क्या, इसकी डिस्प्लेसमेंट में भी फर्क होगा, लेकिन इसमें जो करंट होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों से यूनिक होगा। इस तरह आपके साथ ये भी आ सकते हैं कि दो लाइव वायर, लाइन और एक ग्राउंड। सो इसका एग्जांपल सिंपल है कि LG, LL, LLG, these are the example of unsymmetrical fault. Symmetrical fault की कहते हैं LLL and LLLG. Triple L and triple LG is the example of symmetrical fault. Unsymmetrical fault के example के LG, LL, LLG. Single line to ground fault, line to line fault, double line to ground fault, LLG. So ये हमारे साथ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इसको कह रहे थे। ठीक है, कि जब कोई फॉल्ट आ जाए और इसकी वजह से करंट में इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज आपके साथ हर एक वायर में यूनिक होगा, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट एंगल 120 वो भी डिस्टर्ब होगा, फिर इस वक्त में आपके साथ 120 का डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अभी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, उधर जो हमने सिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ा तो फिर हमने कहा कि इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो इधर भी
The solution of unsymmetrical fault problem can be obtained by either, इसकी टू मेथड्स है, ठीक है, लेकिन इसमें जो सेकंड मेथड है ये सबसे आसान है और हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा हम पहले हम स्किप करेंगे, ठीक है, कि एक है किरचॉफ्स लॉ और दूसरा है सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड। सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड, क्योंकि सिमेट्रिकल का कैलकुलेशन आसान था, इजी था, तो इसलिए हम इधर ये ऐसे करेंगे कि जो फॉल्ट है वो ऐसे अंदाज में प्रेजेंट करेंगे कि वो सिमेट्रिकल कंपोनेंट से बना हो, तो फिर इसकी मैथमेटिक्स आसान होगा, ठीक है। So there are two methods. One is Kirchhoff's law. The second is symmetrical method. Symmetrical method को हम preference क्यों देते हैं? We prefer it because it is simple method and gives more generally to be given a fault performance studies. ये सिंपल सबसे सिंपलेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें हम सिमेट्रिकल के तक जाते हैं और सिमेट्रिकल का कैलकुलेशन इजी था, so that is why ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और इसमें जो मैथमेटिक्स होगा वो भी सिंपल होगा और इसका जो परफॉर्मेंस है उसका जो स्टडी है वो हम आसानी से कर सकते हैं। It provide the useful tool for the protection engineer, particularly the connection with tracing and the fault. और इसमें ये कि ये प्रोटेक्शन फॉर एग्जांपल इसको अगर हम इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट स्टडी करें तो इसमें हमारे साथ प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होगा। प्रोटेक्शन का मतलब है कि कोई बंदा इसमें काम करते तो उसको टच करे तो उसको नुकसान भी इससे नहीं होगा अगर वो सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू कंपोनेंट से करते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल में जब दो तीन ये पॉइंट इस पॉइंट पे करंट जीरो होते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह का इस मिड पॉइंट पे करंट जीरो होती है, ये करंट इधर अगर सर इसको इसका मतलब है कि ये किसी को नुकसान भी नहीं देता, इसलिए हम असिमेट्रिकल को इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल स्टडी करते हैं और इसके पार्ट कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल सा एक्सक्यूज मी सर, सारे वो कैसे होंगे वो अभी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी ये आवाज था तो भी ज्यादा स्लो एक्सक्यूज मी, आप याद रखें डेफिनेशन इसका ये कि वो फॉल्ट जिसमें करंट का जो राइज होगा वो अनइक्वल होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा अमंग द लाइन वो भी अनइक्वल होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, के साथ है एल जी एल 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 जी और इसको जब हम साथ एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला है सर। आवाज मेरा क्लियर नहीं आ रहा? जी सर, आज मैं थोड़ा आवाज आपका आ रहा है, आज मैं थोड़ा स्लो है बोलता हूँ इसलिए कि मैं जैसे थोड़ा बीमार हूँ, तो इसलिए अगर मैं बहुत सर ये माइक में ज्यादा शोर आता है सर, आवाज क्लियर है मेरे ख्याल से, तो किसी और के माइक माइक से आ का रही मसला है? हो, पता नहीं है सर, किसी के माइक से या आपके माइक से सर, कुछ पता नहीं चला। मुझे तो नहीं आ रही, पता नहीं। साफ है सर। सो सॉल्यूशन इसका दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं, एक किरचॉफ लॉ और एक हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड सिंपलेस्ट है और दूसरा इसमें प्रोटेक्शन आसान है, तो इसी वजह से इसको हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। इसलिए अभी पढ़ते हैं हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स मेथड। सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड क्या चीज़ है? सो सबसे पहला जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड है वो 1918 में ये जो डॉक्टर CL फोर्स्यू या कोई चीज़ है, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, इसने ये दरियाफ्त किया, ये इसने इस पर काम किया था सबसे पहले, एंड शोड दैट एन अनबैलेंस उस इस सिमेट्रिकल कंपोनेंट का स्टेटमेंट क्या है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड, तो इसका स्टेटमेंट ये है कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट हमारे लिए एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया और उसने ये कहा कि showed that any unbalanced system of three-phase current or voltage may be regarded as being composed of three separate set of balanced vector। उसने ये कहा
कि अगर आपके साथ एक 3 फेज सिस्टम हो जो अनबैलेंस हो, अनबैलेंस का मतलब है कि इसमें दो वायर में शॉर्ट हो, लाइन ग्राउंड में शॉर्ट हो, इसमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो, तो इसको आप इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो उसमें फॉर एग्जाम्पल ये तो जो होंगे वो आपके साथ अनसिमेट्रिकल होंगी, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल आपके साथ तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट से हम बना सकते हैं। इसके लिए हम सिमेट्रिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक फिनोमेना है, वो ये कि एनी वेव फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल इस तरह एक वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म, ये साइन का फॉर्म नहीं है, साइन इस तरह होते हैं, साइनोसाइड, ये साइन का फॉर्म नहीं है, लेकिन ये साइन की बहुत ज़्यादा साइंस की एडिशन से बनता है। सो इसको कहते हैं फूरियर सीरीज। फूरियर ने कहा था कि जो भी फॉर्म वेव फॉर्म हो वो इन साइनोसाइड से बन सकते हैं। इसी तरह ये जो अमेरिकन साइंटिस्ट है उसने कहा कि आपके साथ अगर अनबैलेंस सिस्टम हो, वो आप इन द फॉर्म ऑफ 3 अनबैलेंस सिस्टम, क्या 3 बैलेंस सिस्टम हो कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ये गया, ये इन दोनों में शॉर्ट आ गया, इसके लिए आप थ्री किस्म के बैलेंस सिस्टम बना सकते हैं, और इनकी एडिशन से आपके साथ ये होगा। ये तो अनसिमेट्रिकल है, लेकिन इसको हम डिवाइड करें सिमेट्रिकल में तो 3 किस्म की सिमेट्रिक्स आ जाएगी। वो सिमेट्रिकल का कैलकुलेशन इजी होगा, लेकिन इसको उनको अगर हम एट अ टाइम ऐड करें तो इससे ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम एक किस्म का इसके मैथमेटिक्स करते, लेकिन इसको हमने बनाया किस चीज़ से, इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट हमने बनाया। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट है कि शुड दैट एनी अनबैलेंस सिस्टम ऑफ 3 बेस, जो 3 फेज की अनबैलेंस सिस्टम हो, आइदर करंट के हो या वोल्टेज के हो, मे बी रिगार्डेड एज बीइंग कंपोज्ड। इस तरह हो सकते हैं कि ये बना है, कंपोज हमारा बना रहा है जी, आप 3 सेपरेट सेट ऑफ अनबैलेंस वेक्टर्स, बैलेंस वेक्टर, ये 3 किस्म के बैलेंस वेक्टर से इनकी एडिशन से ये बना है। ठीक है, सो ये अब इसका स्टेटमेंट था। और ये स्टेटमेंट भी ये टॉपिक जितनी भी हम नीचे जाते और पढ़ते तो आपके साथ ये पीछे वाली क्लियर हो जाएगा। वो 3 सिस्टम क्या है, वो ये है कि a balanced system of 3 phase current having positive or normal phase sequence, these are called positive phase sequence। ठीक है, एक बैलेंस सिस्टम, a balanced 3 phase current having positive phase sequence is called positive। फॉर एग्जाम्पल इस तरह, ये देखिए, ये आपके साथ रेड, येलो और ब्लू शो कर देना, इसके दरमियान एंगल 120, इसके दरमियान एंगल 120, इसके दरमियान एंगल 120। सो ये आपके साथ स्टार कनेक्शन हमने शो किया, इस पावर सिस्टम के लिए स्टार कनेक्शन हमने शो किया, और इसमें हमारे साथ क्या, हर एक के दरमियान 120 का एंगल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेड से आप ब्लू की तरफ जाते हैं तो आपके साथ कितना एंगल है, 120। ब्लू से येलो की तरफ आते हैं 120, येलो से इसकी तरफ आते हैं 120। ये 240 इसने यहाँ से लिए, ठीक है, यहाँ से लेकर 120 120 ऐड कर तो 240। लेकिन अगर आप ये कंसिडर करें 120 120 120, तो ये आपके साथ बैलेंस सिस्टम भी। सो इस बैलेंस सिस्टम को कहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि इसमें एंगल आपके साथ पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा अगर आप ये कंसिडर करें, ये वाली, सो ब्लू, रेड, येलो एंड ब्लू। अभी रेड से ब्लू की तरफ हम इसी तरह जाते थे, ये कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही है, जी सर। इस रेड से हम इसकी तरफ जब जाते हैं तो ये आपके साथ 120 डिग्री है। सो एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री अभी रेड से, और इधर अगर रेड से हम ब्लू की तरफ जाते हैं तो इस डायरेक्शन से जाएगा, ये कौन सा वाइज है अभी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये वाली एंगल और ये वाली एंगल एक दूसरे के अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में ये नेगेटिव। सो इसको कहते हैं नेगेटिव फेज सीक्वेंस और इसको कहते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस।
और एक ये है कि हर एक में इस तरह कंसिडर करें। So, इन हर एक में एंगल कितना है 0, तो इसको कहते हैं 0 फेज बैलेंस सिस्टम। इसको कहते हैं पॉजिटिव 3 फेज सिस्टम, इसको कहते हैं नेगेटिव 3 फेज सिस्टम, और इसको कहते हैं 0 फेज 3 फेज सिस्टम। सो इधर हम इसकी डिफिनीशन ऐसे करते हैं, अ बैलेंस सिस्टम ऑफ 3 फेज करंट हैविंग पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, these are called positive phase sequence component। इसके उलट ही होगा, a balanced system of 3 phase current having opposite or negative phase sequence is called negative phase sequence component। अगर इसके दरमियान नेगेटिव एंगल आ रही है तो इसको नेगेटिव फेज सीक्वेंस कहते हैं। in a system of 3 current equal in magnitude and having 0 phase, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन हर एक के दरमियान एंगल का फर्क क्या हो 0 हो, तो इसको कहते हैं 0 फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। समझ आ गया? सर ये 0 सेकंड नेगेटिव 0 फेज लास्ट वाले ये कंपोनेंट आर कॉल्ड सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ये जो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस आ गया, नेगेटिव फेज सीक्वेंस, जी सर फेज सीक्वेंस, इसको हम कंबाइन लिखे बोलते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ द ओरिजिनल अनबैलेंस सिस्टम। हमारे साथ अनबैलेंस सिस्टम होगी, इसके लिए हम 3 बैलेंस सिस्टम ड्रा करेंगे खुद से। एक होगा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, दूसरा होगा नेगेटिव फेज सीक्वेंस, तीसरा होगा 0 फेज सीक्वेंस। अभी ये तीनों आपके साथ के हर एक आपके साथ बैलेंस सिस्टम है, बैलेंस सिस्टम है, बैलेंस, इसकी कॉम्बिनेशन से जो सिस्टम बनेगा वो अनबैलेंस होगा। सो हमने अनबैलेंस Excuse me, sir. कर दिया इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस। समझ आया? Sir, the positive phase sequence और the negative leg हुआ है सर वापस। पॉजिटिव सीक्वेंस इसी तरह था कि फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे साथ ये रेड है ना आर और ये ब्लू है, जी तो सर। रेड से ब्लू की तरफ सर। इधर हम जाते हैं तो हमारे साथ एंगल कितना होते हैं 120 का, और ये कौन सा 120, yes, वाइज है एंटी क्लॉकवाइज। जी सर, यस सर। एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं, तो रेड से येलो की तरफ इधर एंगल कितना है 120, जो 20, yes sir। सो दिस इज पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। इधर ये रेड है और ब्लू इधर है ना, सो रेड से जी सर। ब्लू की तरफ जब आते हैं तो हम इस तरह आएंगे, जी सर। सो यहाँ से यहाँ तक आना, सो ये हमारे साथ कौन सा वाइज है क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज हम नेगेटिव लेंगे, इसका मतलब है इसके दरमियान एंगल के -120, सो इसको कहते हैं नेगेटिव फेज सीक्वेंस, और इसको कहते हैं जी सर। पॉजिटिव। लेकिन फिर भी हम इस तरह अगर इसका जब करेंगे तो आप इस तरह सर ये कैसा 240? ये 240 सर ये तो दोनों एक तरह है ना, दोनों क्लॉकवाइज है। येलो की तरफ 120 और ये वाली 120 और 120 ऐड कर 240 बनता है ना। ये तो ठीक है सर, लेकिन इसका डायरेक्शन तो दोनों का सेम है सर। ये सर बात है वो तो डायरेक्शन तो हम हमेशा के लिए इस तरह लेंगे जो है, लेकिन अगर आप एंगल देखिए रेड से ब्लू की तरफ जब जाते हैं तो 120, जी इधर आप सर। रेड से ब्लू की तरफ जाते हैं तो आप कितना एंगल करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में 240 है सर। आपके साथ -120 के बराबर है, 240 आपके साथ -120 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए रेड से या ब्लू की तरफ 120 और रेड से येलो की तरफ 240, इधर आप रेड से येलो तक 120 आ गया। हमने इधर कहा कि 240 इज इक्वल टू -120, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने है 240 येलो तक, इधर आपके साथ 240 है, यस सर। 120। अभी ये देखिए रेड से ब्लू की तरफ कितने 120, इधर रेड से ब्लू की तरफ कितने 240, सो 240 इक्वल टू -120, क्योंकि इस डायरेक्शन से अगर आप आ जाए तो -120 होगा, इस डायरेक्शन से आ जाए तो 240 होगा। सो इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और इसको कहते हैं नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, और इसमें तो सेम मैग्नीट्यूड है, एंगल 0 है, तो इसको कहते हैं 0 phase sequence. So the positive, negative and 0 phase sequence component is called symmetrical components of the original unbalanced system. The term symmetrical is appropriate because the unbalanced 3 phase system has been resolved into 3 set of balanced system symmetrical component. इसको सिमेट्रिकल हम इसलिए ये सिमेट्रिकल हम इधर इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने एक अनबैलेंस सिस्टम को 3 बैलेंस सिस्टम में डिवाइड किया जो कि सिमेट्रिकल था, इसलिए इसको हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड कहते हैं।
जो अनबैलेंस सिस्टम था वो उसको इन द फॉर्म ऑफ 3 बैलेंस सिस्टम हमने डिवाइड किया। इस बैलेंस सिस्टम को हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, इसलिए इसको हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड बोलते हैं। और सिमेट्रिकल ये गया। अभी the subscript 1 2 0 are generally used to indicate positive। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ इस तरह कोई लिख ली कि RY1 का मतलब IY1 का मतलब है कि करंट इन येलो फेज जो कि पॉजिटिव फेज है। अगर कोई इस तरह लिख ली RY2 इसका मतलब है सॉरी IY2 सो करंट इन येलो जो कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस से ताल्लुक रखते हैं। एंड IR0 का मतलब है कि रेड जिसका ताल्लुक किस चीज़ से जीरो फेज सीक्वेंस है। सो 1 2 0 के साथ क्या शो करते हैं फेज सीक्वेंस। 1 किसके लिए पॉजिटिव के लिए, 2 नेगेटिव के लिए, 0 जीरो फेज सीक्वेंस के लिए। So the subscript 1 2 0 are generally used to indicate the positive, negative and zero phase sequence component respectively. For example, IR not indicate the zero phase sequence component of the current in red phase. Similarly, IY1 implies the positive phase sequence component in the current of yellow phase. इस तरह 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक प्रूफ्स की तरफ बढ़ के आ रही है कि illustration. Let's now apply the symmetrical component theory to unbalanced three-phase system. हमारा काम अब ये है कि एक अनबैलेंस सिस्टम हो, इसको ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट थ्योरी आप कैसे अप्लाई करेंगे। सो सपोज एन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अकर इन थ्री फेज सिस्टम। हमने सपोज किया कि एक सिस्टम एक थ्री फेज सिस्टम है जिसमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आ गया। हैविंग फेज सीक्वेंस RYB, इसका सीक्वेंस क्या RYB रेड येलो ब्लू, ठीक है, ये इसका फेज सीक्वेंस है। According to symmetrical component theory, the resultant unbalanced current will be IR, IY, IB. फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ थ्री फेज सिस्टम था, इसमें अनबैलेंस फॉल्ट आ गया। तो इसके वजह से जो अनबैलेंस फॉल्ट की वजह से अभी इसमें जो करंट फ्लो कर रहे, तो रेड में IR फ्लो करते, वाई में IY और ब्लू वायर में IB फ्लो करते। अब इस IR, IY, IB को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। किसके बिना फाइंड आउट करते, इसको इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट फाइंड कर सकते। तो सपोज वो हमारे साथ ये गया। अभी ये देखिए इसमें अभी 120 का एंगल नहीं है ना, इसमें इधर कुछ कम है इधर कुछ ज़्यादा है। सो ये हमारे साथ इसका अनबैलेंस्ड डायग्राम हो गया। इसके दरमियान इतना एंगल, इसके दरमियान इतना एंगल। अभी इसका हम मैथमेटिक्स करेंगे कि IR आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, IY कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड IB कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हम कैसे करेंगे, हमने अभी कहा था कि कंपोनेंट मेथड हमें ये बताते हैं कि आप इसको इन द फॉर्म ऑफ थ्री सिमेट्रिकल कंपोनेंट डिवाइड करें, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। सो अ बैलेंस सिस्टम ऑफ थ्री फेज करंट IR1 का मतलब है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, करंट इन येलो वायर इन पॉजिटिव फेज एंड IB1 मीन पॉजिटिव। सो इसमें हम डिवाइड करें एंड हैविंग पॉजिटिव सीक्वेंस RYB। इसको आप कैसे स्केच करेंगे, तो इस तरह RYB, ठीक है। सो आप इधर आपने लिख लिया कि ये R ये के साथ Y ये के साथ B, ठीक है। लेकिन अभी ये देखिए इसमें फेज सीक्वेंस क्या है, पॉजिटिव, यहाँ से लेकर 120, यहाँ से लेकर 240, या यहाँ से लेकर 120, यहाँ से लेकर 120। सो आप RYB इस तरह लिखेंगे कि R इधर, Y इधर, B इधर, लेकिन एंगल इस तरह कैलकुलेट करेंगे। अभी इसको हम दूसरा क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंपोनेंट्स। तो ये बी आप इधर शिफ्ट करिए और ये वाई को इधर शिफ्ट करें, तब सही सारा जगह। आर IR2 का मतलब है 2 क्या शो करते हैं, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। IY2 मीन नेगेटिव फेज सीक्वेंस, IB2 मीन नेगेटिव फेज सीक्वेंस आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक एंगल 120 है और यहाँ से यहाँ तक एंगल कितने 240 है। और तीसरा हमने इस अंदाज से कि
आई आर नॉट, आई वाई नॉट, आई बी नॉट, ये नॉट नॉट जीरो पे सीक्वेंस शो करते हैं। 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव एंड 0 ये शो करते हैं। ठीक है, इसको हमने जस्ट स्केच कर दिया। ठीक है, अभी जब हमने इसको स्केच कर दिया, सो अभी ये आई आर किससे बना होगा? आई आर, ये जो उनकी अनबैलेंस की वजह से जो करंट रेड में इंक्रीज होगा वो आई आर था, येलो में आई वाई था और ब्लू में आई बी था। अभी आई आर हम कैसे ऐड करेंगे? तो आई आर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ आई आर वन, आई आर टू एंड आई आर नॉट। इस तरह आई वाई क्या होगा? आई वाई वन, आई वाई टू एंड आई वाई नॉट। आई वाई जो ब्लू होगा आई बी वन, आई बी टू एंड आई बी नॉट। ठीक है, इन तीनों, ये आपके साथ वेक्टर्स है ना, ये भी एक वेक्टर्स है, ये भी वेक्टर्स है, ये भी वेक्टर्स। तो इन तीनों वेक्टर्स के सम से हमारे साथ 3 वेक्टर्स होंगे, एक आर, एक येलो और एक ब्लू। सो उसने ये कहा था कि आई आर आपके साथ बराबर होगा आई आर वन, आई आर टू, आई आर नॉट, आई वाई वन, आई वाई टू, आई वाई नॉट, आई बी वन, आई बी टू, आई बी नॉट। ये आपके साथ आई बी इस तरह आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह लिख ली फिर भी लिख सकते हैं। समझ आ गया? जी सर। अभी इसको जब आप लिखेंगे, इसको जब आप ये तो आपके साथ लगे। अभी इसका सी, अभी तक हमने इसका सी मैथमेटिक्स नहीं कर दिया। अभी आर वाई वाई क्या चीज़ होगा, इसका मैथमेटिक्स क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ऑपरेटर पढ़ते हैं। उस ऑपरेटर का नाम है, ये आप पढ़ ले, ये इतनी बात इसमें नहीं है। ठीक है, 1 2 3 इसमें कोई बात नहीं कि पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो हमने कर दिया कि पहले हमारे साथ अनबैलेंस पार्ट होगा। इस अनबैलेंस पार्ट में करंट होगा आई आर, आई वाई, आई बी। आई आर किस चीज़ से बनेंगी? हम इसको एक अनबैलेंस सिस्टम के लिए 3 बैलेंस सिस्टम ड्रा करेंगे। इसमें आर आर अगर हम ऐड करें तो हमारे साथ आई आर बनेगा, वाई वाई ऐड करें तो आई वाई बनेगा और आई बी ऐड करें तो आई बी बनेगा। अब इसका मैथमेटिक्स को मजीद सिंपल करने के लिए कि इसको हम आसानी से कर दी, हम एक सर ऑपरेटर ये समझ नहीं आई। मला लगी वो गोरा बखबरा बात समझ रहा है कि तुम्हारा काटा खबर होने था। ठीक है तो 3 फॉर एग्जांपल हर एक वेक्टर आपके साथ 3 वेक्टर के सम से बने। ये आपके साथ, जी सर। ये देखिए, ये आपके साथ फॉल्ट की वजह से आई आर, आई वाई, आई बी आ गया। इसके लिए मैंने 3 डायग्राम्स ड्रा किया। एक 3 वेक्टर्स ए, 3 वेक्टर्स ये, 3 वेक्टर्स ये। अब इस ये आई आर किन वेक्टर से बना होगा? इस वेक्टर, इस वेक्टर, इस वेक्टर के सम से। ये वाई वाली किससे बना होगा? इस वेक्टर, इस वेक्टर और इस वेक्टर के सम से। इस तरह बी अगर ऐड करें तो 3। ठीक है, तो हर एक वेक्टर का 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। सो हमने इधर वही लिख लिया कि एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। हर एक लिए पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ठीक है, अभी इसको हम इसका मैथमेटिक्स हम मजीद आसान करने के लिए एक ऑपरेटर पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑपरेटर ए। और ये सबसे अहम चीज़ है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज ऑपरेटर ए एंड व्हाई वी यूज ऑपरेटर ए। सो ऑपरेटर ए का डिफिनीशन हम अभी करेंगे और इसको हम क्यों यूज करते हैं। इसके वजह से हमारे साथ जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट का मैथमेटिक्स हम आसान करने के लिए ये ऑपरेटर पढ़ते हैं। सो एज symmetrical component theory involves the concept of 120 displacement। जो सिमेट्रिकल होगा जिसमें 120 डिस्प्लेसमेंट होगा इन पॉजिटिव सीक्वेंस सेट, इन नेगेटिव सीक्वेंस सेट। ठीक है, अगर आपके साथ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, तो इनके दरमियान जो एंगल का डिफरेंस होगा वो 120 होगा। कभी माइनस होगा, कभी पॉजिटिव होगा, लेकिन आपके साथ एंगल 120 होगा। So therefore it is desirable to evolve some operator which should cause 120 rotation। अगर हम एक ऐसा ऑपरेटर क्या करें
इवाल्व करी, डिज़ायर करी कि वो किसी वेक्टर को 120 का रोटेशन दे दी। सो उस वेक्टर, उस ऑपरेटर का नाम क्या होगा? ऑपरेटर ए। फॉर एग्जाम्पल एक आपके साथ जे है, जे क्या करते हैं? जे किसी चीज़ के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें वो 120 देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू आपके साथ इस तरह गया, अब 2j इसका मतलब है इधर, तो इसने इसको क्या किया? 90 डिग्री का शिफ्ट दे दिया। इसी तरह ऑपरेटर ए क्या करते हैं? द ऑपरेटर ए इज वन which when multiplied to a vector rotate the vector through 120 degree in the anti-clockwise direction। ऑपरेटर ए का क्या काम है? जब हम इसको किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, जब हम इसको किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वेक्टर को 120 डिग्री से रोटेट करेगा, और इस 120 डिग्री का रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका डिफिनीशन ये, the operator A is one which when we multiply to any vector it will rotate the vector by 120 degree in the anti-clockwise direction। ठीक है। For example case, consider a vector I represented by OA is shown in the figure 18.5। 18.5 किधर है? ये हमारे साथ ये एक वेक्टर है जो इधर शो हुआ है। If this vector is multiplied by operator A, आप इस तरह से AI, तो AI का मतलब है कि इस कर्व को कितना एंगल देगा? 120 का। AI का मतलब है I एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री, I अपनी जगह, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? cos 120 प्लस j sin 120। ये आपके साथ ये आपको मालूम होना चाहिए कि फुल रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं। जो भी एंगल हो, अगर ये 30 है तो आप लिखिए cos 30 प्लस j sin 30, अगर 60 है तो cos 60 प्लस j, अगर 20 है तो cos 120 एंड sin 120। अभी cos 120 किस चीज़ के बराबर है वो आप लिख सकते हैं इधर कैलकुलेटर से। अगर आप करें cos 120 माइनस 0.5 या 1/2 के बराबर है, और sin 120 आपके साथ 0.866 के बराबर है। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू आपके साथ एक तो यह गया कि माइनस 0.1 प्लस जे 0.866 इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में ए की वैल्यू क्या है? माइनस 0.5 प्लस 0.866, ये एंगुलर फॉर्म में। और पोलर फॉर्म में क्या है? पोलर फॉर्म में इसकी वैल्यू है 120, इस तरह 1 at the angle of 120, this is its polar form। और ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ए की वैल्यू क्या है? 0.5 प्लस j 866, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट ए। अभी अगर आप इस तरह करें कि if vector assuming position OB is multiplied by vector A, ये जो OB है ये ऑलरेडी आपके साथ कितने है? 120 का डिस्प्लेसमेंट इसने तय किया ना। हमारे साथ जो OB वेक्टर है आपके साथ AI के बराबर है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ A था, इसका वैल्यू I था, इसको हमने 120 का डिस्प्लेसमेंट दिया, A इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया AI। अब इस AI को हम मजीद A मल्टीप्लाई करें तो ये क्या जाएगा? इधर आ जाएगा। सो 20 और 20 क्या हो जाएगा? 120। तो अगर आप कोई लिख ली I स्क्वायर A, तो I स्क्वायर A का मतलब है I एट द एंगल ऑफ 240। अगर कोई लिख ले A क्यूब, सॉरी, अगर कोई लिख ले A क्यूब, इसका मतलब है 120 प्लस 120 प्लस 120, इन तीनों का अगर आप ऐड करें तो ये आपके साथ आ जाएगा। ठीक है। सो इधर इसने लिखा है कि अगर इसको हम मजीद ए से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके साथ इस तरह आ जाएगा कि ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू आई एट द